नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार राय, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट। आज 15 साल से आप सबकी सेवा कर रहा हूँ इस फील्ड में और मैं लिव गैस्ट्रो सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही कॉमन समस्या की, जिसका नाम है IBS। और जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है इससे रिलेटेड वो है कि क्या IBS क्यूरेबल है कि नहीं। आज IBS एक गंभीर समस्या बनी हुई है। करीब 20 करोड़ लोग इंडिया के इससे सफ़र कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ 20% लोग ही अपना इलाज करवा पाते हैं। बाकी लोग चुपचाप इस बीमारी से सफ़र करते रहते हैं, जिसके कई कारण हैं, जैसे कि उनको पता ही नहीं होता है कि उनको IBS की बीमारी है भी कि नहीं है, उनके पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती है, उनके फाइनेंशियल रीजंस होते हैं, जिसके कारण वो अपना सही से इलाज नहीं करवा पाते। IBS के पेशेंट इस बीमारी से, या साइंटिफिक टर्म में बोले तो इस डिसऑर्डर से कई सालों तक जूझते रहते हैं। वो देश के हर बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करा चुके होते हैं, फिर भी उनको परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता है, टेम्परेरी रिलीफ मिलता है और फिर से उनकी स्थिति वापस बैक टू स्क्वायर हो जाती है। वो खर्चे पे खर्चा, दवा पे दवा, जांच पे जांच करते करते पूरी तरह से टूट जाते हैं और अपनी हिम्मत हार देते हैं। वो ये मान लेते हैं कि IBS का कोई क्योर नहीं है, मैं अब ठीक नहीं हो सकता हूँ, मुझे इसी तरह अपनी लो क्वालिटी लाइफ IBS के साथ गुजारनी पड़ेगी। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, IBS क्या है। IBS का फुल फॉर्म है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ा, बाउल मतलब आपकी इंटेस्टाइन या आंतें, और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, मतलब 2-3 सिम्टम अगर है कोई पर्टिकुलर कॉमन, उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। आंतों के चिड़चिड़ापन के कारण जो सिम्टम जो सामने आते हैं या पेशेंट को फील होते हैं, उसको ही हम लोग IBS बोलते हैं। तो अब अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि IBS एक डिसऑर्डर है, ना कि डिजीज़ है, और इसका कोई सटीक कारण नहीं है। जब कोई बीमारी का सटीक कारण नहीं पता चलता है तो उसका इलाज बहुत मुश्किल होता है, बहुत लंबा होता है। ये बहुत ही ऑब्वियस रीज़न है, पर इसका ये मतलब नहीं कि इसका कोई इलाज नहीं होता है। अभी भी हमारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे कारण बताए हैं और कई कारणों को ठीक करने से हमको IBS पेशेंट के ट्रीटमेंट में सफलता मिली है। वो क्या क्या कारण हैं उसको समझने के से पहले हमें थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कैसे काम करता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तभी हम उस कारण को समझ पाएंगे, तभी हम IBS को समझ पाएंगे और फिर हम इसके क्योर पे चर्चा कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। माउथ में जब भी आप खाना डालते हो तो उसको हमारे जो दांतों के द्वारा, हमारे जो सलाइवा जो आता है उसके द्वारा प्रॉपरली मिक्स करके च्यू किया जाता है और खाने के बड़े साइज़ के पार्टिकल्स को, रोटी को, आप बड़ा बड़ा मीट का पीस खा लेते हैं, उसको तोड़ तोड़ के पेस्ट जैसा बनाने की कोशिश की जाती है। और उसके बाद वो खाना जाता है स्टमक में, जहाँ पे जो ऑलरेडी जो पार्टिकल, बड़े बड़े पार्टिकल छोटे हुए हैं, उसको और ज़्यादा स्टमक मिक्स करता है, एसिड के साथ मिक्स करता है, एंजाइम के साथ मिक्स करके उसको एकदम पतला पेस्ट जैसा बना देता है। और उसके बाद वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। यहाँ पे एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम खाना खाएं तो उसको अच्छे से टाइम देके खाएं, चबा कर खाएं। एडिक्वेट टाइम देने से खाना अच्छे से सॉफ्ट होगा, पेस्ट होगा और वो हमारे फूड पाइप से सीधा हमारे स्टमक में जाएगा। ज़्यादातर लोग, मैं जो अभी देखता हूँ पेशेंट्स को, वो क्या करते हैं, खाने को सीधा मुंह में लेके सीधा स्टमक गल्प कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे स्टमक पे खाना सॉलिड जाता है और सॉलिड जाने के कारण स्टमक को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है उसको पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल, बड़े पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक करने के लिए, जिसके कारण धीरे धीरे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वीक होते जाता है। पेशेंट को ब्लोटिंग फील होती है, फुला हुआ फील करता है, वो अच्छे से खाना हजम नहीं हो पाता है। तो ये बिल्कुल भी ना करें। एडिक्वेट टाइम देके खाना खाएं, अच्छे से खाने को चबाएं और खाते समय पूरा फोकस, पूरा ध्यान आपका खाने के ऊपर होना चाहिए
क्योंकि जब हम खाने को स्मेल करते हैं, खाने के टेस्ट को फील करते हैं, तो हमारे दिमाग से जो नर्व्स निकलती हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं कि खाना आ रहा है, तैयार हो जाओ, इसको डाइजेस्ट करना है। बहुत सारे हमारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, बहुत सारे हमारे एंजाइम रिलीज़ होते हैं दिमाग से, जो कि खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब चलते हैं हम लोग वापस कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो खाना जो होता है स्टमक के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं। वहाँ भी थोड़ा सा क्रशिंग होता है, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और जो फैट्स होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे केमिकल पार्टिकल्स में वो रिलीज़ होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से शुगर रिलीज़ होता है, फैट से आपको फैटी एसिड्स रिलीज़ होता है, प्रोटीन से आपका अमीनो एसिड रिलीज़ होता है। और ये सारा जो है जब वो इन छोटे पार्टिकल्स में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि 6 मीटर का रास्ता है वहाँ से गुजरते हुए बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती जाती है। ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती जाती हैं और इस तरह खाने में जो भी विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, जो भी सारी चीज़ें हैं वो ब्लड के द्वारा हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है और हमारे शरीर को जो है एनर्जी मिलता है और शरीर हमारा काम करता है। इसके बाद ये जो खाना जो होता है वो फाइनली स्टूल में कन्वर्ट हो जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वो पूरा स्टूल बन जाता है। वहाँ से वो करीब 1 मीटर का रास्ता तय करता है और वो रेक्टम में जाके स्टूल आपका जमा हो जाता है। रेक्टम एक मस्कुलर बैग की तरह काम करता है जो कि स्टूल को धीरे धीरे जमा करता है। ये जो बैग है एक तरह का इलास्टिक बैग है जो धीरे धीरे एक्सपेंड करता है और जब उसकी फुल कैपेसिटी आ जाती है तब वो ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब मुझको स्टूल जाना है, अब मुझे टॉयलेट जाना है और तब पेशेंट को टॉयलेट फील होता है। तो टॉयलेट फील अगर आपको एक सेंसेशन आता है कि मुझे टॉयलेट जाना है, ये तभी आता है जब रेक्टम आपका फिल होता है और जब वो फिल होगा कंप्लीट तब ब्रेन को सिग्नल जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे अब टॉयलेट जाना है क्योंकि उस बैग को अब खाली करने का समय आ गया है। तो रेक्टम से जुड़ी जो भी बीमारियां होंगी उसमें पेशेंट बार बार टॉयलेट जाएगा। कोलोन से जुड़ी कोई भी बीमारी होगी तो उसमें पेशेंट बार बार टॉयलेट भी जा सकता है। और अगर आपका कोलोन स्लो हो गया है, रेक्टम स्लो हो गया है, काम ठीक से नहीं कर रहा है, पुश नहीं कर रहा है, तो सारा स्टूल वहीं जमा होता जा रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है और आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा।